Hello everyone, I hope you all are doing well. So we are going to start with the next topic of ERT RRB syllabus. This is factors affecting learning and their implications. अगर आपने syllabus नहीं देखा है तो पहले आप उसको go through कर लीजिए, तो उसके accordingly this is the next topic which we are covering today. So ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, राइट? तो लर्निंग बहुत फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस होती है, चाहे वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हो, इमोशनल वेलबिंग हो, सोशल इंटरेक्शंस हो, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो. अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स helps educator effective to design effective classroom instructions. ऐसे क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस प्लान कर पाए जिससे कि हमें पता लग पाए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे बच्चों को चीज़ें क्लियरली समझ में आती है, या कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनसे बेटर लर्निंग हो रही है, जिससे इंगेजिंग एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकें और बेटर आउटकम्स आएंगे. तो पहला फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है, दैट इज़ कॉग्निटिव फैक्टर. कॉग्निटिव फैक्टर मतलब इंटेलिजेंस. देखो, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो ऑब्वियसली वो जल्दी सीखेगा. मेमोरी अगर उसकी ज़्यादा अच्छी है, प्रायर नॉलेज अगर बच्चा खुद से कुछ पढ़ के आ रहा है या पिछली क्लास में उसने कुछ पढ़ा है. कुछ बच्चे किसी लर्निंग स्टाइल से ज़्यादा पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे रीड कर करके लर्न करते हैं, ठीक है. कई बच्चे एक्सप्लेन करके एक बार मीनिंग बना के ही उनको याद हो जाता है. तो लर्निंग स्टाइल्स में क्या होता है, दे ऑल्सो अफेक्ट. देन इज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. यस, मोटिवेशन. अगर अंदर से मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ने का, इंटरनल मोटिवेशन, वो भी लर्निंग को अफेक्ट करती है. बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना. उसके साथ साथ एनजाइटी लेवल. इफ़ द स्टूडेंट इज़ नॉट हैविंग एनजाइटी इश्यूज, तो भी आप ये बोल सकते हो लर्निंग ज़्यादा अच्छे से होती है. इसके साथ साथ सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है. बच्चे का अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप है, टीचर का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, डिस्कशन कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोलैबोरेशन में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे. कल्चरल इन्फ्लुएंसेस तो कोई नहीं है कि इस दोस्त के साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं रहना, ठीक है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू सम अदर कल्चर. सो ये सब भी बच्चे की लर्निंग पे इफेक्ट करता है. लर्निंग डज नॉट मीन कि सिर्फ किताबी कीड़ा है. लर्निंग मीन्स कि ओवरऑल, चाहे बिहेवियरल लर्निंग हो, है ना, चाहे वो वैल्यूज़ हो, वो सब भी लर्निंग में आ जाता है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करती है, जैसे कि क्लासरूम किस तरीके से सेट की हुई है, नॉइज़ तो नहीं आ रहा है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज है. अब एक्सपेरिमेंट कराना है पर एक्सपेरिमेंट के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है, तो या फिर अगर आपको ऑडियो वीडियो एड दिखाना है, ठीक है, बट इंटरनेट की सप्लाई नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा बच्चे के लिए लर्निंग के लिए, या फिर डिफ़िकल्टी रहेगी. ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लर्निंग में. देन इज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स. बच्चे की हेल्थ अगर सही होगी तो डेफिनेटली लर्निंग अच्छी होगी. न्यूट्रिशन, अच्छा फूड ले रहा है, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी नहीं है, फिजिकल कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो वो हर एक्टिविटी को अच्छे से कर पाएगा, आप बोल सकते हैं, ठीक है. देन कम्स टू इम्प्लीकेशन फॉर डिज़ाइनिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन. इम्प्लीकेशंस में आ जाता है कि किस तरीके से आप क्लासरूम को डिज़ाइन करेंगे जिससे बच्चे की लर्निंग क्या हो जाए, डेवलप हो जाए. सबसे पहले आप ट्राई करेंगे कि टीचिंग मेथड्स डिफरेंट टाइप के यूज़ करें. विजुअल हो गए, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर लिए, साउंड्स हो गई, काइनेस्थेटिकल अप्रोच, कुछ एक्टिविटी एक्शन बेस्ड हो गई. इसके फोल्डिंग के अंदर आप बोल सकते हैं टीचर एक गाइड की तरह काम करेगा हर एक डिफरेंट लेवल पर, ठीक है. ऐसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे आप जिसके अंदर हर बच्चे की लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखा जाए. टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ताकि इंटरैक्टिव लर्निंग हो सके. कंप्यूटर लैब में ले जाकर आप कभी कोई उनको एक्टिविटी करा सकते हैं, वर्कशीट्स करवा सकते हैं, ठीक है, और बच्चों को बोल सकते हैं कि आप अपना स्कोर बताओ. सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बच्चों के लर्निंग में हेल्प करती है, ठीक है, और उनको एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी मिलता है. देन इज इम्प्लीकेशन फॉर प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटी. अगर आप स्टूडेंट की एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करेंगे कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ करें ताकि एक बच्चे का दूसरे बच्चे से इंटरेक्शन हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, क्रिटिकल थिंकिंग टास्क कर पाए. हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा दोगे ताकि अगर एक बच्चा नहीं कर पा रहा तो जो उसका पार्टनर है वो कर पाए, ठीक है, और दोनों आपस में मिलजुल के डिस्कशन करके उसके आउटकम पर पहुँच पाए. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए. और रियल लाइफ एप्लीकेशंस और रियल लाइफ एग्जांपल्स आपने हर किसी में देने हैं. जितने आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे उतनी ज़्यादा ही बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी. देन इम्प्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल. अब स्कूल के अंदर किस तरीके से लर्निंग स्पेस बनाएंगे, आप इंश्योर करेंगे क्लासरूम में लाइट अच्छे से है, वेंटिलेटेड है, कंफर्टेबल क्लास है, टेबल्स सही हैं, फ्लेक्सिबल सीटिंग है, बच्चे कोलैबोरेट करके पढ़ पा रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास बुक्स हैं. अगर बच्चे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो लैब्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से उसे करें, उसका मिसयूज़ ना करें, क्रिएटिव मटेरियल्स यूज़ कर पा रहे हैं. तो ऐसे लर्निंग स्पेसेस हम बच्चे के लिए बनाएंगे. डिस्ट्रैक्शन वाली जगहों पे क्लास रूम्स ऑर्गेनाइज नहीं होनी चाहिए. ये ना सीबीएसई का एक रूल भी है कि स्कूल के आसपास कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया या बिल्डिंग बन रही है जिससे कि बच्चे की पढ़ाई में किसी भी तरीके से
डिस्ट्रैक्शन ना हो। एस्थेटिक एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। एस्थेटिक एलिमेंट्स मतलब चार्ट्स लगा सकते हैं या फिर आप सेंसरी बेस्ड चीज़ें जैसे बच्चे छू के, जैसे एक मैं ना आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि मेरी क्लास के अंदर आप ये मान सकते हैं कि एक चार्ट लगा हुआ है जिसके अंदर आपने एक मैच स्टिक लगी हुई है। मैच स्टिक जब इस साइड पे होती है तो बच्चा आके उसको प्रेजेंट मार्क करता है, और अगर वो एब्सेंट होगा तो मैच स्टिक इस साइड पे होगी, उसके ऊपर एब्सेंट लिखा हुआ है AB करके। सो डेली द स्टूडेंट इज कमिंग एंड मार्किंग, उससे उसका सेल्फ डिसिप्लिन भी क्रिएट होता है। सिमिलरली आप ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं कि डेली आपने 10 डेज एक रो को ड्यूटी दे दी कि डेट्स आपने लगा दी, राइट, और डेट्स बच्चे को डेली चेंज करनी है। उससे क्या होगा, एक चार्ट होगा जिसमें आप एक छोटे छोटे स्लिप्स बना के डेट्स चेंज करवा रहे हैं। ये सारे क्या है, ये स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, राइट। सो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग, किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, करिकुलम स्टैंडर्ड को अलाइन करने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान्स होने चाहिए। आप असेसमेंट स्ट्रैटेजीज को इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि हर बच्चे की स्टूडेंट प्रोग्रेस पता लग पाए और फीडबैक मिल पाए। टीचर लेड इंस्ट्रक्शन और स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शन दोनों को बैलेंस बना के चलना है। encourage प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स टू स्टे अपडेटेड फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, इस तरीके से होना चाहिए टीचिंग लर्निंग ताकि टीचर्स की भी डे टू डे नॉलेज अपडेट होनी चाहिए। सो ओवरऑल यू कैन कंक्लूडेड दैट जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग लर्निंग के, वो एजुकेटर्स को अलाउ करते हैं कि वो इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस दें जिसमें बच्चे अपने आप को एंगेज कर पाए और लर्निंग मिल पाए। एंगेज करने का मतलब ये नहीं है दैट बच्चे आर बिजी एंड द टीचर्स आर डूइंग देयर ओन वर्क, राइट। ऐसी एंगेजिंग एक्टिविटी जिसमें आप एक स्केफोल्डिंग का काम कर रहे हैं, मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रहे हैं, जिससे बच्चे की लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस सीरीज, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।